किसान साथियों, अगर आपकी धान की फसल अभी 20 दिन से लेके 30 दिन की अवस्था की है, यानी रोपाई के बाद 20 से 30 दिन के बीच की अभी फसल है, तो इस अवस्था में क्या करें? अगर आपकी फसल कमज़ोर दिख रही है इस समय, अगर आपकी फसल में पीलापन दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? कमज़ोर फसल में दोबारा से ग्रोथ कैसे ले सकते हैं? तो आज हम यही जानेंगे कि 20-30 दिन के बीच में क्या क्या आवश्यक कार्य करें, और अगर फसल में पीलापन है तो पीलापन हम कैसे दूर करें? पौधे में ज़्यादा कल्ले नहीं आ रहे हैं तो ज़्यादा कल्ले हम कैसे पाएँ? तो एकदम कंप्लीट और डिटेल जानकारी आपको देंगे। आपको पूरा वीडियो देखना है, बिना स्किप किए अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको सही और संपूर्ण जानकारी किसान साथियों मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे विषय पे वीडियो बनाएं तो आप कमेंट के माध्यम से वह विषय हमसे साझा करें। जैसे किसी बीमारी के बारे में जानना हो, जैसे खाद प्रबंधन के बारे में जानना हो, तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसके साथ हमें यह भी अवश्य बताएं कि आपकी अभी धान की फसल कितने दिन की हो गई है, यानी रोपाई के बाद का समय क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपकी फसल में पीलापन है तो पीलापन होने की मुख्य वजह क्या है। उसके बाद जानेंगे हम किन किन खादों का इस्तेमाल इस अवस्था में कर सकते हैं। किसान साथियों, पीलापन होने की बहुत सारी वजह हो सकती है। यहाँ पे हम 4-5 मुख्य वजह बताएंगे और कैसे आप इन वजह से दूर हो सकते हैं, कैसे आप समाधान पा सकते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। पहली वजह हो सकती है जिंक तत्व की कमी। किसान साथियों, जिंक की अगर कमी हो जाती है तो पत्तियां छोटी हो जाती हैं, नई पत्तियां, और पीला हो जाता है, किनारे सूखने लगते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, खैरा बीमारी भी आ सकती है ज़्यादा कमी हो जाने से, और उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हो सकता है अगर जिंक की भारी कमी आपकी मिट्टी में हो गई हो तो। अब बात करते हैं कहाँ पे ज़्यादा कमी हो सकती है। अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे जल भराव वाली स्थिति रहती हो, मतलब जहाँ पे पानी बहुत लंबे समय तक खेत में भरा होता है, ऐसी मिट्टी में अक्सर जो है जिंक की कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7.5 से ज़्यादा है, यानी 7.5 से अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो भी जिंक काम नहीं करेगी, वो अघुलनशील हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं किसान साथियों, जैविक पदार्थों की कमी की वजह से भी कई बार जिंक काम नहीं करती है, और ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस के उपयोग से भी कई बार जिंक काम नहीं करती है। तो ये तो हो गया कि हाँ, जिंक की कमी है। अब जिंक की कमी है तो आपको जिंक डालना पड़ेगा। अब जिंक मिट्टी में तब आप मत डालिए। अगर जिंक की कमी से आपकी फसल में पीलापन है तो जिंक खाद का इस्तेमाल मिट्टी में नहीं करना है, इसका आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कौन सा जिंक कितनी मात्रा में कब स्प्रे करें। अगर आप जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। 33% वाला जिंक सल्फेट अगर आप स्प्रे विधि से डालना चाहते हैं तो 700 ग्राम या 750 ग्राम मात्रा लेनी है। एक बार में इतनी मात्रा डालनी है। जिंक का स्प्रे 3 बार करना है, इस बात का ध्यान देना है। और कमी के लक्षण दिखाई देने पे केवल स्प्रे करने से ही वो समस्या जल्दी दूर हो सकती है। मिट्टी में डालने से थोड़ा लंबा समय लगता है। तो 33% वाला जिंक 700 ग्राम या 750 ग्राम, इसके साथ 2 या 3 किलो दानेदार यूरिया मिला लीजिए। यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करिए। दोनों में से कोई एक तरीका या दोनों तरीके भी आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यूरिया भी मिला सकते हैं, बुझे हुए चूने का पानी भी मिला सकते हैं, या दोनों में से कोई एक चीज़ भी आप मिला सकते हैं। अब यूरिया सबसे पहले घोल लीजिए, उसमें जिंक मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। तो ये तो हो गया कि हाँ, 33% वाला इतना डालना है। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट का स्प्रे करने वाले हैं तो 1 किलो मात्रा लेना है, इसके साथ भी यूरिया या जिंक आप मिला लीजिए। इसके अलावा एक जिंक आती है चिलेटेड वाली। चिलेटेड वाली जिंक क्या होता है कि ज़्यादा काम करती है, जल्दी काम करती है, इसका ज़्यादा प्रयोग पौधे कर पाते हैं। तो आप 12% वाली जो एडीटीए जिंक आती है, जिसको हम चिलेटेड जिंक भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करिए। इसके 100 से 150 ग्राम मात्रा ही आपको लेना है। अब यहाँ पे हमने 3 जिंक आपको बताई, 12% वाली, 21% वाली या 33% वाली। 33% वाली और 21% वाली में जिंक और सल्फर दोनों होता है, और चिलेटेड जिंक में जिंक ही होता है। तो यहाँ पे किसान साथियों, अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो पहली बार आप वही 25 दिन के आसपास कर दीजिए, या कमी के लक्षण दिखाई देने पे कर दीजिए। दूसरी बार आप 40-45 दिन पे, और तीसरी बार बाली आने से पहले इतनी मात्रा में ही आपको हर बार जिंक का इस्तेमाल करना है। दूसरा हो सकता है नाइट्रोजन की कमी। अगर पत्तियां नीचे वाली पीली दिख रही हैं, पौधे की बढ़वार रुक गई है, तो नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। तो इसकी पूर्ति के लिए आपको यूरिया डालना है, लगभग 30-40 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से। वैसे भी आप 25-30 दिन के आसपास डालते हैं तो आप समय से यूरिया की पूर्ति, मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति आप कर सकते हैं। अब इस यूरिया के साथ कुछ दूसरी चीज़ें मिलाते हैं तो इसकी क्षमता और अच्छी हो जाती है। जैसे आप सल्फर मिला सकते हैं।
अगर आपने धान की रोपाई करते समय कोई भी सल्फ़र वाली खाद नहीं डाली है, जैसे अगर आपने एसएसपी डाला है तो उसमें सल्फ़र मिल जाता है, तब आपको सल्फ़र नहीं डालना है। लेकिन अगर आपने एसएसपी नहीं डाला है तो आप यूरिया के साथ जो सल्फ़र आता है 90% वाला, लगभग आपको इसकी 3 से 4 किलोग्राम या अधिकतम 5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिला के अगर आप डालते हैं तो इससे डबल फ़ायदा मिलता है। डबल फ़ायदा मतलब कि आपकी नाइट्रोजन भी ज़्यादा काम करती है और आपका सल्फ़र भी अच्छे से काम करता है। सल्फ़र के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है। सल्फ़र की कमी से भी नई पत्ती में पीलापन आ जाता है, पौधे छोटे रह सकते हैं, कल्लों का विकास कम हो सकता है। तो सल्फ़र भी आप चाहें तो डाल सकते हैं किसान साथियों। नाइट्रोजन और सल्फ़र और जिंक, ये 3 मुख्य तत्व होते हैं जिनकी कमी से भी किसान साथियों पीलापन आ जाता है। अब बात करते हैं कुछ दूसरी वजह भी हो सकती है जिससे आपके पौधे का मतलब फसल पीली नहीं है लेकिन फिर भी विकास नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का पीलापन दिख रहा है, पौधे में जड़ विकास में समस्या आ रही है। तो हो सकता है आपने डीएपी कम मात्रा में डाला हो या डीएपी का सही से इस्तेमाल ना किया हो। डीएपी के साथ साथ कोई दूसरी भी अगर आप खाद डालते हो, अगर आप डीएपी नहीं भी डालते हैं, अगर आप एसएसपी या एनपीके 12, 32, 16 वगैरह डालते हैं रोपाई के समय, तो अगर आपने रोपाई से पहले डाला होगा तब तो अच्छे से काम करेगा, पूरी मात्रा में डाला है। अगर आपने कम मात्रा में डाला है या रोपाई करने के कुछ दिन के बाद ये खादें फास्फोरस वाली डाली है तो क्या होता है कि ये अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। यानी अगर आप फास्फोरस वाली खाद खेत तैयार करते समय डालेंगे तब तो ये काम करेगा अच्छे से, लेकिन अगर आप बाद में ऊपर से डालते हैं तो बढ़िया काम नहीं करता है। तो कई बार फास्फोरस की कमी से भी हल्का पीलापन, आपके पौधे में अच्छे से विकास ना होना, जड़ विकास में दिक्कत वगैरह आ सकती है। तो क्या करना है कि फास्फोरस की पूर्ति आप करिए। अगर 20 से 30 दिन में आपको फास्फोरस की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप एनपीके 1261 का इस्तेमाल करिए, 1 से 1.5 किलो यह एनपीके आप स्प्रे करेंगे। इसमें 61% जो है फास्फोरस होता है और 12% नाइट्रोजन भी होता है, तो आप इसका भी स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने बताया था चिलेटेड वाले जिंक, आप चाहें तो 1261 के साथ चिलेटेड जिंक भी डाल सकते हैं। बस अलग अलग घोलना है, इकट्ठा घोलना नहीं है, अलग अलग बर्तन में घोल के आप डाल सकते हैं या अलग अलग भी आप डाल सकते हैं। तो अगर फास्फोरस की कमी हो तो एनपीके 1261 या नैनो डीएपी जो आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो डीएपी की मात्रा रहेगी 2 ml से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी फास्फोरस की पूर्ति आप कर पाएंगे। तो किसान साथियों, आपको नैनो डीएपी या फिर एनपीके 1261 तभी डालना है जब फास्फोरस की कमी के लक्षण आपको दिखाई दें या आपने फास्फोरस शुरुआत में कम डाला है या कुछ गलती कर दी है। कई बार हम फास्फोरस के साथ जिंक वगैरह मिला के डाल देते हैं, तब भी ना तो जिंक काम करता है ना ही फास्फोरस काम करता है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले आएँ, तो 25 दिन के आसपास एक चीज़ आप और इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ह्यूमिक एसिड। अब इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होगा? ह्यूमिक एसिड फसल में जड़ विकास में बहुत ही मदद करता है। ह्यूमिक एसिड हमारे पौधे के लिए भी उपयोगी होता है और हमारी मिट्टी के लिए भी काफ़ी उपयोगी होता है। ह्यूमिक एसिड से मिट्टी में भी सुधार होता है। मिट्टी का किसान साथियों, मिट्टी में भुरभुरापन आता है और कई बार कुछ अघुलनशील तत्व मिट्टी में उपलब्ध होते हैं। मतलब अगर आपने कोई ऐसी खाद डाली जो पहले आपने डाल दिया वो अघुलनशील हो गया, जैसे कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, जिंक वगैरह, तो वो भी दोबारा से पौधे आसानी से ले पाते हैं। और ख़ासकर ज़्यादा पीएच वाली मिट्टी में ये समस्याएं ज़्यादा आ जाती हैं, तो वहाँ पे अगर आप डालते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। ह्यूमिक एसिड आपके पौधे में जड़ विकास में काफ़ी सहायता करता है, कल्ले के फुटाव में मदद करता है। ह्यूमिक एसिड आपके पौधे को वो तत्व उपलब्ध करवाता है जो मिट्टी में उपलब्ध होते हैं, यानी काफ़ी अच्छा काम करता है। जड़ विकास में बहुत ही हेल्प करेगा, जिससे जड़ों का जब फैलाव ज़्यादा होगा तो पौधा ज़्यादा मात्रा में भोजन ले पाएगा, जिससे पौधे का विकास और तेज़ी से किसान साथियों हो जाएगा। तो बात करते हैं कितनी मात्रा में ह्यूमिक एसिड डालना है। तो ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, जिसमें साथ में फ्लोविक एसिड भी होता है, आप वो भी डाल सकते हैं। ह्यूमिक एसिड, फ्लोविक एसिड अच्छा काम करता है। 98% वाला जो आता है, लगभग आपको इसकी जो मात्रा डालनी है लगभग 1 से लेकर 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। किसमें मिला के आप डालिए? इसका इस्तेमाल जब आप यूरिया डालते हैं, जैसा मैंने बोला 30-40 किलो यूरिया डालिए, साथ में सल्फ़र डालिए, तो उसी यूरिया और सल्फ़र के साथ आप ह्यूमिक एसिड भी मिला के अगर प्रयोग करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा अच्छा मिलेगा। ये तीनों चीज़ें आप एक साथ मिला के डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे किसान साथी जिंक का स्प्रे नहीं करते हैं, मिट्टी में ही डालते हैं,
तो आप चाहें तो जिंक भी इसमें मिला लीजिए। 33% वाला जिंक सल्फेट 5 किलो से लेकर 7 किलो तक आप इसी मिश्रण में, यानी यूरिया, जिंक सल्फेट, ह्यूमिक एसिड और सल्फ़र 90% वाला, ये चारों चीज़ें आप एक साथ मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल से आपके पौधे में बेहतर जड़ विकास होगा, कल्ले का फुटाव होगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे, हरियाली आएगी और अच्छा उपज मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।